हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। पीके एकेडमिक क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पीके पांडे आज आपको क्लास 10th का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं का पार्ट नंबर 4। इसके पहले मैं आपको 3 पार्ट पढ़ा दिया हूं। 2 पार्ट में मैंने समझाया है, तीसरे पार्ट में एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1.1 है। अब मैं आपको टॉपिक नंबर दूसरा पढ़ाने चल रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वास्तविक संख्याओं वाले चैप्टर में आपको 3 पार्ट पढ़ने थे, यूक्लिड, अंकगणित और परिमेय तथा अपरिमेय। तो अब पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब दूसरा टॉपिक ये देखिए आपके सामने दूसरा टॉपिक है। इस दूसरे टॉपिक में आप देख सकते हैं कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है। तो इस दूसरे टॉपिक को पढ़ने के लिए, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको छोटी छोटी चीज़ों को जानना पड़ेगा। तो आइए हम जरा छोटी चीज़ों को देखते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है, इसमें जरा सा भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो लोग नए जुड़ रहे होंगे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और हाँ, यदि आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख करके तभी इस वीडियो को देखें, ठीक है। तो चलते हैं। सबसे पहली संख्या है, आप बचपन में शुरू में ही आपको पढ़ाया जाता था भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, सम क्या होता है, विषम क्या होता है। ऐसी बहुत सारी संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, सम जानते हैं जो संख्याएं 2 से डिविजिबल हो जाएं, विषम जो संख्याएं 2 से डिविजिबल ना हो, मतलब जो संख्याएं 2 से विभाजित ना हो। अब हमारा आता है भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, जिसे प्राइम नंबर्स कहते हैं। कहते हैं वे संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है, अभाज्य संख्या कहलाती। विभाजित नहीं होती है मतलब एक और स्वयं, मतलब कि एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है। जैसे देखिए, आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे दो, दो खुद से होगा यानी स्वयं से होगा, और एक से होगा डिविजिबल। अरे भाई, 2 को आप भाग देंगे तो या तो 2 से भाग जाएगा, 2 एक नम 2 कट गया, 0 आ गया। या तो आप 2 को भाग देंगे तो 1 से भी दे सकते हैं, 1 2 यम 2, यानी देखिए 2 0 हो गया। तो 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 11 भी है, 13, इस तरीके से बहुत सारे। जैसे 13, 13 क्या होगा, या तो 1 से भाग देने पे कटेगा, 0 आएगा शेष। या तो 13 को आप खुद 13 से भाग देंगे तब आएगा, और किसी संख्या से नहीं कट सकता है। इसलिए ऐसे संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। आइए अब दूसरा देखते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है। तो भाज्य संख्या में आप देख सकते हैं कि कंपोजिट नंबर्स कहते हैं वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य दूसरी संख्या, अन्य दूसरी संख्या मतलब किसी भी संख्या से, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे, उसी क्या कहते हैं हम, भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4, 4 देखिए 2 से कटेगा, फिर 1 से भी कट जाएगा। कटने का मतलब भाग में आना चाहिए। 2 से 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे तो 4 आएगा कि नहीं आएगा, 1 में भी आ जाएगा, 4 खुद में आ जाएगा। तो ये देखिए, एक और स्वयं को छोड़ करके 2 से कट रहा है। जैसे देखिए 6, 6 किससे कटेगा, सबसे पहली बात 6 से, खुद से 6 कटेगा, फिर किससे कटेगा, 1 से कटेगा। और देख रहे हैं तो ये 2 से भी कट जाएगा, 2 के भी टेबल में आएगा, मतलब 2 के भी पहाड़ा में आएगा, 3 के भी पहाड़ा में आएगा। तो देखिए स्वयं मतलब खुद और 1 के अलावा कोई अन्य अन्य दूसरी संख्या भी आ रही है, तो ऐसे संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं। आइए जरा कुछ और आपको हम सिखाते हैं, छोटी छोटी चीजें। संख्या एक न तो अभाज्य होता और न ही भाज्य होता। संख्या एक जो होता है वो न ही अभाज्य है और भाज्य है, इसे किसी में नहीं गिना जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसे कुछ भी नहीं कहते, न भाज्य न ही अभाज्य, बल्कि एक खुद संख्या है। संख्या 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या में आप देख सकते हैं सबसे छोटी कौन है, 2। संख्या 2 केवल एक ऐसा सम है जो अभाज्य है। आप देख सकते हैं 2 3 5 7 11 13 15 17 19 जो भी आएगा सब विषम संख्याएं हैं। देखिए 3 5 7 सब विषम है, जो संख्याएं 2 से न कटे। लेकिन 2 को छोड़ करके सारे विषम आ रहे हैं, लेकिन 2 एक ऐसा है कि जो सम है। तो अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो सभी विषम के रूप में आती हैं, लेकिन एक ही ऐसा है जिसमें सम आता है। तो वही कह रहा है कि 2 केवल एक ऐसा सम है जो क्या है, अभाज्य। तो याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है ऐसी सम संख्या बताइए जो अभाज्य है, तो आप 2 बता सकते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं, नया पॉइंट है, अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं वह संख्या। अभाज्य जैसे कोई भी अभाज्य इसमें से है, देखिए 2 3 5 7, तो एक खुद होता है, ये देखिए एक स्वयं होता है, और इसके बाद
ये स्वयं संख्या हो जाती है। तो वही इसमें कह रहा अभाज्य संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं व संख्या। ठीक, आइए आगे देखते हैं। पांचवा पॉइंट क्या है, चूंकि एक अभाज्य संख्या नहीं है इसलिए किसी संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखते समय एक का प्रयोग नहीं करते। जैसे मान लीजिए 5 का लिखना है तो 5 गुणे 1 नहीं, बस 5 हो गया, एक लिखने की जरूरत नहीं है। किसी संख्या के गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, यदि कोई संख्या किसी अन्य संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है तो विभाजित करने वाली संख्या विभाजित होने वाली संख्या का एक गुणनखंड है। जैसे मान लीजिए 4, तो 4 को विभाजित क्या करेगा, 2, 2 दूनी 4, देखिए 0 आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ कट के आ गया 0। तो इसका मतलब ये इसको विभाजित कर दिया। तो क्या कर रहा है, कोई अन्य संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है। विभाजित शब्द जब भी आए तो ध्यान दीजिएगा, भाग देने पे शेषफल हमेशा क्या आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। विभाजित का मतलब यही है। तो कह रहा विभाजित करने वाली जो संख्या है वो विभाजित होने वाली संख्या से, ये देखिए विभाजित करने वाली संख्या है और 4 जो है ये विभाजित होने वाली संख्या है। होने वाली संख्या का एक गुणनखंड है, तो इसका मतलब 4 का गुणनखंड क्या है, 2 है। उसी प्रकार से 30 का गुणनखंड करेंगे तो 30 किससे किससे कटेगा वही देखिए। 1 से कट सकता है 30, 2 से कट सकता है यानी 2 पंद्रहम 30 होता है, 3 से कट सकता है यानी 10 तिहाई 30 होता है, 3 दहियम 10 30 होता है, 5 से कट सकता है 5 छके 30 होता है, 6 से कट सकता है, 10 से कट सकता है, 15 से कट सकता है, 30 से। तो ये सारी संख्याएं जो हैं ये सब इसके क्या है, 30 के गुणनखंड है। ठीक, आइए गुणनखंड को निकालने का एक और टेक्निक है आपके पास, तो हम देख सकते हैं गुणनखंड वृक्ष, फैक्टर ट्री क्या होता है। कहते हैं कि गुणनखंडों की वह श्रृंखला जिसे वृक्ष के रूप में लिखा जाए गुणनखंड वृक्ष कहलाती है। जैसे 72 का गुणनखंड, जैसे देखिए 72 मैंने लिखा, इसको इस तरीके से वृक्ष की तरह लिख दिया। तो आपको एक टेक्निक में बताता हूं, कहेंगे सर इसको कैसे काटेंगे। मान लीजिए 72, तो 72 है ये, तो आप जानते हैं अभाज्य संख्याओं में अगर देखें तो 2 से स्टार्टिंग होता है, 2 3 5 7 इस तरीके। तो कहा जाता है अभाज्य संख्या ढूंढिए जो सबसे छोटा हो, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। तो 72 को काटना है तो सबसे पहले ढूंढिए। तो ये देखिए मैंने 3 से यहाँ काटा, इसे आप 2 से भी काट सकते थे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा 72 लिख दिया, देख लीजिए 72 को मुझे काटना है। ठीक है, तो आप देखिए 72 को आप देंगे, सबसे पहली छोटी संख्या 2 से काटते हैं, तो क्या लिखेंगे, 2 तिहाई 6 और इसमें एक हासिल गया तो 2 छक्के 12, 36 आया। तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ 2 लिखेंगे सबसे छोटा और इस साइड में ये 36 लिखेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, 36 को फिर तोड़ेंगे, तो फिर देखिए 36 2 से कटेगा तो फिर यहाँ 2 लिखिए, अब यानी 2 से कटेगा 2। तो ऐसे डायरेक्ट देखिए यहाँ टेबल पढ़ के कर सकते हैं। तो 2 एकन्नम 2, तो बचा इसके पास कितना, 1, यहाँ हो गया 16, तो 2 अट्ठे 16, तो देखिए 18 हो गया। फिर इसके करेंगे, फिर ये देखिए किससे कटेगा, 2 से। तो ये देखिए 2 से कटेगा तो यहाँ लिखेंगे क्या, 2 2 लिखेंगे। अब 2 9 18, 9 हो गया। फिर इसको काटेंगे तो यहाँ देखिए फिर अब ये 2 से कटेगा नहीं, तो फिर अगला अभाज्य संख्या क्या होती है, 3। तो 3 रखिए, तो 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 त्रिक का 9 हो गया। तो कहने का मतलब इसका जो चीज यहाँ लिखते हैं सबसे छोटी संख्या पहले 2 लेते हैं, याद रखिएगा कौन सा अभाज्य लेंगे, 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 5 लेंगे, फिर 7 लेंगे, इस तरीके से। तो आप 2 और 3 5 इतने में ही आपका लग जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे बाएं तरफ हम छोटा लिखते हैं, उसके बाद जो भाग देते हैं वही आता है। जैसे देखिए 2 तिहाई 6, बचा कितना इसके पास 1, यहाँ गया 12 हो गया, तो 2 छक्के 12। फिर इसको काटिए, 2 एकन्नम 2, बचा इसके पास कितना, 1 बचा, यहाँ चला गया 2 अट्ठे 16। फिर ऐसे काटें, ये देखिए एक तरीके से वृक्ष आपको प्राप्त हो रहा है। तो इसे ही हम कहते हैं गुणनखंड वृक्ष। तो देखिए 72 को यहाँ पर काटा गया है, 3 से मैंने काटा है, तो 3 दूनी 6, 3 से भी काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं, किसी से भी काट सकते हैं, लेकिन सबसे पहले 2 से ही करना चाहिए था, मैंने 3 से यहाँ किया, यहाँ 2 से कर सकते हैं। तो ये देखिए 72 को हम लिख सकते हैं, 72 का यदि मुझे लिखना है तो लिख सकते हैं 72, 3 गुणे 2, यहाँ देखिए 72 लिखना था, 28 लिखे हैं, तो लिखेंगे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो 2 कितनी बार है, देखिए 2 3 बार है, 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 की पावर 2 लगा देंगे, जहां 2 तथा 3 क्या है भाई। तो आप देख लीजिए इस 72 को जो भी गुणनखंड आया है उसमें एक 2 आया, एक 3 आया, तो 2 और 3 दोनों क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। इसे ही कहते हैं गुणनखंड। आइए दो एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जी हाँ, तो देखिए यहाँ देखते हैं हम एग्जाम्पल, तो देखिए अब मैं ये होमवर्क दे रहा हूँ, गुणनखंड वृक्ष की सहायता से निम्न संख्याओं का गुणनखंड कीजिए।
आप इसे भी कर सकते हैं, 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 जो कि मैं पीछे बताया हूं, आप उसी के अनुसार करते चले जाएंगे। ठीक है। अब आइए, तो छोटी छोटी चीजें थी। अब देखिए अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, यही टॉपिक नंबर दूसरा था। तो होता क्या अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, जरा इसको देखते हैं। कहा जा रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, भाज्य मतलब जिनका एक और स्वयं के अलावा कोई और संख्या से विभाजित हो सके, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इस मूलभूत प्रमेय को अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहते हैं। जैसे देखिए, भाज्य संख्या को किस में लिखा जाए, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। तो आइए जैसे देखते हैं, 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5। तो देखिए 2 क्या है, अभाज्य, 5 क्या है, अभाज्य। तो ये देखिए अभाज्य संख्याओं के रूप में 10 को लिख दिए हमने, यानी 10 बराबर 2 गुणे 5। ये देखिए अभाज्य संख्या। तो ये कह रहा प्रत्येक भाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या 10 है, इसे अभाज्य संख्याओं के, तो अभाज्य संख्या 2 और 5 है, इनके गुणनफल यानी गुणनफल के रूप में लिखा जाए, इसे ही अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहते हैं। आइए जरा एग्जांपल देखते हैं। अगर इस पे हम, तो संख्या 1470 के अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखिए। अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखना है। तो ध्यान दीजिए, संख्या 1470 का गुणनखंड वृक्ष से यदि अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 1470 को सबसे पहले मैंने वही बताया कि इसको क्या, या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से ढूंढते हैं। तो ये देखिए 2 से कटेगा, यहाँ देखिए 2 लिख दिया मैंने। अब यही डायरेक्ट पहाड़ा पढ़ते चल चलिए, 2 सत्ते 14, बचा कितना, कुछ नहीं। तो अब तुरंत जाएगा, फिर 2 का पहाड़ा पड़े, 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6। तो देखिए 3 लिख दिया, यहाँ पर कितना बच गया, 1, 6 होगा ना, और 1 बच गया, यहाँ पर आ गया, तो ये हो जाएगा 10, 2 पच्चे 10। अरे भाई नहीं समझ में आ रहा, 1470 ऐसे देख लीजिए, अगर 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2 सत्ते 14, कट गया, 7 उतरा, यहाँ पर 2 तिहाई 6, कट गया, 1 बचा, तो ये 0 आएगा, तो 2 पच्चे 10, कट गया, 0 आ गया, यानी विभाजित। तो यही देखिए यहाँ लिखा गया 735। फिर अब देखिए 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 है इसके, इसलिए 3 से कटेगा। तो 3 का पहाड़ा पड़िए, 3 दूनी 6, बचा कितना इसके पास, 1। तो यहाँ पर हो गया 12, 3 चौके 12, कट गया ये। अब यहाँ पर 1 बचा, इसके पास आ गया 15 हो गया, तो 3 पचे 15। फिर इसको काटिए, अब देखिए 3 से नहीं कटेगा, 3 नंबर 24, 3 एकड़ नहीं कटेगा, यानी सीधे अब 2 ले लिया, फिर उसके बाद 3। फिर मैंने कहा अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, तो बढ़ते चले जाइए। अब इनसे नहीं कटेगा, 5 से देखते हैं। तो 5 दूनी 5 चौक के 20, 5 पचे 25, ज्यादा 5 चौक के 20, 4 बचा, 5 हो गया, तो 5 नवा 45। अब किससे कटेगा, फिर ये देखिए 3 से नहीं कटेगा, यानी सीधे 7 से कटेगा, तो 7 सते 49। अब ये तो 7 कटेगा ही नहीं, इसलिए 2, 3, 5, 7 और ये, यानी बाएं तरफ का ये पकड़ते चले जाते हैं। तो वही देखिए यहाँ लिखा है, इस प्रकार 1470 का अभाज्य गुणनखंड यदि हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7, 2 गुणे, भाई देखिए 2 को ऐसे रहने दीजिए, 3 को भी रहने दीजिए, 5 को भी रहने दीजिए, देखिए 7 2 बार है तो लिख सकते हैं 7 के। भाई देखिए क्या है, अभाज्य है, क्या है अभाज्य, ये क्या है अभाज्य, ये क्या है अभाज्य, और ये क्या था, भाज्य। तो कहा गया कि प्रत्येक भाज्य को अभाज्य संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। थोड़ा सा एक चीज और मैं ही बताना चाह रहा हूं कि यदि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, तो यानी कोई भी संख्या यदि अभाज्य गुणनखंड के रूप में है, ऐसे उसका है, तो तुरंत समझ जाएंगे कि ये क्या है, भाज्य है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, व्याख्या कीजिए कि 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7 एक संयुक्त या भाज्य संख्या क्यों है। जरा इसको देखिए, ये पूछ रहा है, यानी ये दिया हुआ है, अब इसको कह रहा बताइए ये भाज्य है कि नहीं है। तो भाज्य बताने के लिए अगर ये इसका गुणनखंड यदि अभाज्य आ जाएगा तो 100% ये भाज्य। तो पहले इसको चेक करते हैं जरा। तो पहले यहाँ देखिए मैंने लिखा, जो दिया है उसको लिख लिया। अब यहाँ देखिए 3 पचे 15, 15 सते 105, 105 हो गया, प्लस 7 जोड़ेंगे तो 112। अब यही चेक करना है कि 112 भाज्य है कि अभाज्य है। तो सबसे पहले 112 का वृक्ष विधि से देखिए, मैं किया हूं पहले 2, 2 पचे 10, और यहाँ बचा 2 छक्के 12, फिर ऐसे 2 से काटते चल, तो देखिए 2 2 2 2 7, ये जो किनारे, तो वही मैंने लिखा, अर्थात 112 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, तो 2 कितनी बार है, 4 बार, तो 2 की पावर 4 इंटू 7,
तो देख सकते हैं ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। यानी इन संख्या को हमने दो अभाज्य के गुणनफल के रूप में लिख दिया। अब कहेंगे सर 4 उसके पावर से मतलब नहीं, यानी 2 ही न है, अभाज्य यही न है, यही न 4 बार रिपीट हो रहा है। तो क्या एक ही संख्या रिपीट हो रही है? तो ये जो कि भाज्य अभाज्य, तो 2 और 7 जो अभाज्य है, तो इन अभाज्य का गुणनफल के रूप में यह संख्या लिखी जा सकती है। अतः यह संख्या क्या हो जाएगी? भाज्य कहलाएगी। अर्थात यह अभाज्य गुणनखंडों 2 और 7 का गुणनफल है। अतः हम कह सकते हैं कि यह संख्या क्या है? भाज्य संख्या। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे लिख लीजिए, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के तौर से। बार बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। आइए अगले देखते हैं। जी हाँ, हमारा अगला टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा तथा लसा ज्ञात करने की विधि क्या होता है? एचसीएफ और एलसीएम। तो मौसा और लसा सबसे पहले कैसे ज्ञात करते हैं? ध्यान दीजिएगा, मौसा मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए 2 संख्या दिया हो, तो दोनों संख्याओं का मौसा मतलब दोनों में कॉमन क्या है। लसा पूछता है तो 2 संख्या मान लीजिए दिया हो, लसा पूछने का तरीका क्या है कि दोनों में कॉमन क्या है उसके बाद ढूंढते। तो वही देखिए मैं यहाँ लिखने चल रहा हूँ। सबसे पहले 2 या 2 से अधिक धनात्मक पूर्णांकों का मौसा, यानी मौसा मतलब होता है महत्तम संख्या, और लौसा मतलब होता है लघुत्तम। महत्तम मतलब सबसे बड़ा और लघुत्तम मतलब सबसे छोटा। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके ज्ञात करने की विधि को अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। यानी अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है? जिसकी सहायता से तो कहा जा रहा है 2 या 2 से अधिक धनात्मक पूर्णांक का मौसा और लौसा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके यदि मौसा और लौसा निकालते हैं तो इसी प्रयोग करने की जो विधि होती है उसे ही अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। तो एक बार पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा। इस विधि में सबसे पहले दी गई संख्याओं का सर्वप्रथम अलग अलग उनके गुणनखंडों यानी गुणनफल के रूप में लिखते हैं। तब क्या करते हैं? ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, सबसे पहले 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मौसा यदि पूछता है तो संख्याओं के गुणनफल में प्रत्येक गुणनखंड का न्यूनतम घात का गुणनफल लिखते हैं। और यदि लौसा पूछता है तो सबसे पहले क्या करते हैं? भाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल लिखते हैं। ध्यान दीजिए, यदि मौसा पूछता है किसी 2 संख्याओं का तो सबसे पहले दोनों संख्याओं को अलग अलग गुणनखंड करते हैं, उसके बाद उस गुणनखंड पे न्यूनतम घात देखते हैं, उसका गुणनफल कर देते हैं। लसा में क्या है कि गुणनखंड के लिए उनका बड़ा घात यानी सबसे बड़ी घात, यानी मौसा में न्यूनतम घात देखते हैं और लौसा में महत्तम घात देखते हैं, यानी बड़ी घात देखते हैं। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं नोट में क्या है। मौसा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं का पूर्णतः विभाजित करती। बड़ी से बड़ी संख्या, जब मौसा आए तो बड़ी से बड़ी, यानी क्वेश्चन में यदि बड़ी से बड़ी दिया समझिएगा मौसा पूछा है। लौसा अगर पूछता है तो छोटी से छोटी, यानी किसी भी क्वेश्चन में छोटी से छोटी अगर देता है तो लौसा पूछता है। याद रखिएगा, दी गई संख्याओं में से पूर्णतः विभाजित होती है। अभाज्य गुणनखंडों में कोई कॉमन मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो तो उन संख्याओं का मौसा हमेशा 1 होता है। यानी किसी का भी अगर मौसा पूछता है 2 संख्याओं का कुछ भी ना हो तो 1 हमेशा उनका मौसा पर छिपा रहता है। आइए जरा एग्जांपल देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से, देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से कह दिया, तो इसका मतलब यहाँ पर आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करेंगे। 26, 72 और 108 का महत्तम ज्ञात कीजिए, यानी मौसा तथा लौसा ज्ञात कीजिए। देखिए, लौसा का फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समापवर्तक और मौसा का फुल फॉर्म होता है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, यानी एचसीएफ और एलसीएम। तो ध्यान दीजिए जरा, 26, 72 और 108 का गुणनखंड वृक्ष, सबसे आसान तरीका हमको लगता है गुणनखंड वृक्ष। आप 2 एक बार करेंगे याद हो जाएगा। इसी विधि का प्रयोग कर, सबसे पहले 26 को निकाल लीजिए। तो मैंने बताया था सबसे पहले 2 से देखते हैं जो कट जाता है, नहीं 2 से कटता, 3 से देखते फिर 5 से देखते, यानी अभाज्य ही देखते हैं। तो 2 से देखते हैं तो 2 एकम 2 2 3 6 13 आ गया। अब तो 13 कटेगा नहीं, इसका मतलब 26 का गुणनखंड 2 और 13 आ गया। 72 का इसी तरीके से देखेंगे, यानी कि 2 3 6 2 6 12। अब इसको करेंगे तो 2 एकम 2 2 8 16, फिर इसको करेंगे 2 9 18, फिर इसको करेंगे 3 3 9। तो देखिए 2 2 2 3 3, ये हो जाएगा 72 का। तो यानी 2 की पावर 3, 3 की पावर 2। इसी प्रकार से 108 का देखेंगे तो 2 की पावर देखिए इस तरीके से काटते चले जाए, 2 5 10, 2 चौके 8, हल करेंगे तो ये आपका प्राप्त होगा। तो लिखेंगे 108 को तो 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 3। तो यहाँ भी देखिए अभाज्य है, यहाँ भी अभाज्य है, यहाँ भी अभाज्य है, यहाँ भी अभाज्य है, यहाँ भी अभाज्य और यहाँ भी अभाज्य। अब इन तीनों संख्याओं का अलग अलग मैंने वृक्ष विधि से अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब हमको क्या करना है, इनका मौसा और लौसा ज्ञात करना है। तो मौसा ज्ञात करने के लिए अभी बताया गया है कि इसका न्यूनतम घात देखते हैं। ठीक है,
तो ध्यान दीजिएगा, मौसा ज्ञात करने के न्यूनतम, तो यहाँ देखिए 2 का न्यूनतम घात 1 है, यहाँ देखिए 2 का न्यूनतम घात 3 है, या फिर यहाँ पर 2 का घात 2 है, तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो सबसे कम यानी मौसा यदि निकालना है हमको, मौसा निकालना है तो सबसे कम घात। तो ये देखिए मैंने 2 का सबसे कम घात ढूंढा। अभी देखिए और संख्या बची है क्या, 13। 13 यहाँ है, 13 यहाँ नहीं है, 13 यहाँ यानी 13 खत्म हो गया। फिर देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, क्योंकि यहाँ 3 नहीं है इसलिए इसे नहीं ले सकते। तो केवल और केवल एक ही न्यूनतम घात मिला जो तीनों में प्राप्त हो रहा है, वो हो रहा है 2 की पावर 1। यानी अगर देखेंगे 26, 72 और 108 का गुणनखंड से एचसीएफ देखेंगे यानी मौसा देखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 2 की पावर 1 यानी 2। आइए देखते हैं। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, एचसीएफ 26, 72 और 108 का कितना हो गया, 2 की पावर 1 यानी 2। अब एलसीएम पूछ रहा 26, 72 और 108 का, जरा इसको भी देखते। ध्यान दीजिए, उसके लिए क्या करेंगे, अभी यहाँ पर आपने देखा है लौसा के लिए सबसे बड़ी घात ढूंढते हैं, तो लौसा के लिए सबसे बड़ी घात ढूंढिए। यहाँ पर 2 का पावर 1 है, 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 2, तो सबसे बड़ी घात तीनों के पास क्या है, 2 के पावर 3 यानी हो गया 2 के पावर 3। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो इसमें इन दोनों में ढूंढो 3 का सबसे बड़ा घात क्या है, 3, तो लिखेंगे गुणे 3 के पावर 3। और देखिए कहीं कोई संख्या ढूंढ छूट रहा, 13, यानी कि लौसा निकालने के लिए प्रत्येक संख्याओं को ढूंढते हैं, लेकिन मौसा निकालने के लिए तीनों में सबसे लोवेस्ट कॉमन ढूंढ करके गुणा कर देते हैं। यहाँ पर देखिए सबका निकल गया, यहाँ 13 है तो यहाँ लिख देंगे गुणे 13। तो मैंने बताया ना सबसे ज्यादा घात, यहाँ पर देखिए 2 के पावर 3 था, यहाँ 2 के पावर 1, यहाँ 2 के पावर, तो 2 के पावर 3 लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ ढूंढते हैं, यहाँ 3 नहीं था, इन दोनों में 3 है, तो पहले यहाँ देख लेंगे 3 सबसे हाईएस्ट हो गया। फिर देखते हैं और कुछ कहीं नहीं छूट रहा, देखिए 13 छूट रहा था तो 13 को लिख दिया। अब सबका गुणा कर देंगे वही आंसर, तो 2 के पावर 3 मतलब 8, 3 के पावर 3 का 3 3 का 9 27 गुणे 13 हल करेंगे, यही एलसीएम आ जाएगा। तो देखिए एलसीएम क्या दिख रहा है आपको कि 2 के पावर 3 और 3 के पावर 3 और 13 के पावर 1 का गुणनफल अगर हम कर देंगे 2 के पावर 3, 3 के पावर 3 गुणे 13 के पावर, तो ये हो जाएगा 8, 27 और 13 हल करेंगे तो 2808। यानी यहाँ कह सकते हैं प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल लिखा गया है। यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से यदि हम हल करना चाहते हैं तो सबसे पहले गुणनखंड वृक्ष लिखते हैं या विभाजन विधि। जैसे देखिए मान लीजिए 18 है, तो 18 का आप गुणनखंड कैसे करेंगे, ऐसे 2 फिर क्या करेंगे 2 9 18 फिर 3 का करेंगे, ऐसे करेंगे ना। तो ये देखिए वृक्ष विधि, लेकिन इसी को एक और विधि लिखते हैं 18 लिख करके ऐसे फैक्टर मेथड, यानी 2 9 18 फिर 3 से 3 3 का 9, ये देखिए इसे फैक्ट, चाहे तो वही लिखा है विभाजन इसका या गुणनखंड विधि, दोनों में से कोई एक, तो सबसे आसान यही गुणनखंड विधि वृक्ष होता है। आइए आगे देखते हैं, मौसा तथा लौसा के बीच संबंध पूछता है। तो संबंध बड़ा आसान है, फार्मूला याद रखिए। मान लीजिए 2 संख्या दिया है ए और बी, मान लीजिए 3 दिया है और 5 दिया, कह रहा है इसका मौसा निकालिए। 3 दिया और 15 दिया, कह रहा है इसका मौसा निकालिए, चाहे लौसा निकालिए। तो भाई मान लेते हैं संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, इसका मौसा और लौसा निकालने का संबंध क्या था, फार्मूला देख लीजिए। तो लिखा गया है मौसा गुणे लौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो मौसा गुणे यानी मौसा को क्या लिखते हैं, एच लिखते हैं, एचसीएफ किसको कहते हैं, एचसीएफ, तो उसका पहला अक्षर एच है। एलसीएम लघुत्तम को यानी एलसीएम को क्या लिखते हैं, यल लिखते हैं, तो उसका पहला अक्षर क्या है, यल है, एलसीएम, ठीक है, इसका पहला अक्षर यल है। पहली संख्या यहाँ ए दिया, दूसरी संख्या बी दिया, तो एच गुणे यल बराबर ए गुणे बी, याद रखिएगा। यानी मौसा गुणे लौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यहाँ से देखिए फार्मूला बन रहा है, यहाँ से 4 फार्मूला बन रहा है। तो अगर एच को यहाँ छोड़ देंगे मौसा को, तो क्या हो जाएगा, ए गुणे बी बटे यल हो जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा, मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे लौसा, ठीक है ना। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखा हूं। ये देखिए यहाँ से यल निकालना हो तो यल को ही छोड़ दीजिए, एच को नीचे भेज दीजिए, तो यल बराबर हो जाएगा ए गुणे बी बटे एच हो जाएगा, यानी पहली गुणे दूसरी बटे एचसीएफ, मानी मौसा। किसका मौसा, इन्हीं दोनों संख्याओं का। किसका लौसा, इन्हीं दोनों संख्याओं का। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिखा हूँ शॉर्टकट में, ये आप डायरेक्ट समझ सकते हैं कि मौसा किसका निकालना था, ए और बी का, तो मैं लिखा नहीं। यहाँ भी देखिए अगर यहाँ पर ए छोड़ दीजिए, बी इसके नीचे भेज दीजिए, तो हो जाएगा एच गुणे यल बटे बी, तो पलट दीजिए इसको, तो ये लिखा है ए बराबर एच गुणे यल बटे बी। यहाँ बी छोड़ दीजिए, ए को नीचे भेज दीजिए, तो बी बराबर हो जाएगा एच गुणे यल बटे, यानी क्या है, महत्तम गुणे लौसा, मौसा गुणे लौसा बटे पहली दूसरी संख्या। और दूसरी संख्या यदि निकालना हो तो मौसा गुणे लौसा बटे पहली संख्या, ठीक है। इस तरीके से आपने देख लिया। अब आइए देखते हैं
किन्हीं तीन, ये तो किसका था, मौसा और लौसा के बीच संबंध निकालने किन्हीं दो संख्या दिया था। अब मान लीजिए अगर तीन संख्या दिया हो तो किन्हीं तीन संख्याओं ए बी सी के लिए मौसा और लौसा निकालना भी संबंध फार्मूला होता है। मौसा किसका, ए बी सी का मौसा निकालना हो तो पहली संख्या गुणे दूसरी तीसरी, तीनों का आपस में गुणा कर देते हैं और फिर क्या करते हैं, इन्हीं तीनों संख्याओं का लौसा निकाल करके गुणा कर देते हैं। और बटे, अब अलग, अब दो दो थे, पहले ए बी का लेंगे तो ए बी का लौसा निकालेंगे, फिर बी सी का लेंगे, बी सी का लौसा निकालेंगे, फिर सी ए का लेंगे यानी कि सी ए का लौसा निकालेंगे। तो कितना आसान है, यानी मौसा पूछता है तो पहले ए बी सी का गुणा करते हैं, उसके बाद ए बी सी मतलब तीन संख्याओं का लौसा निकालते हैं, बटे तीनों नीचे लौसा, यानी मौसा पूछ रहा है तो टोटल सिस्टम में लौसा आ रहा है, और यदि लौसा पूछ रहा तो टोटल सिस्टम में देखिए मौसा आ रहा है। ठीक है ना, ये फार्मूला आप याद रखेंगे, इन्हीं की सहायता से हम क्वेश्चन करेंगे। तो अब आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एग्जाम्पल, यदि ए तथा बी यानी दो संख्या दिया ए और बी का मौसा 12 दिया है, यानी ए और बी का मौसा दिया है, तो ऐसे लिखा जाता है मौसा किसका, ए और बी का मौसा कितना दिया 12, तो ऐसे सिंपल सी मौसा बराबर 12 डायरेक्ट लिख दिया हूं, ये लिखने की जरूरत नहीं है। और इन संख्याओं का गुणनफल दिया 3600, तो देखिए तथा संख्याओं का गुणनफल दिया 3600, तब इन संख्याओं का लौसा ज्ञात करने के लिए कह रहा है, यानी मौसा दिया है, संख्या का गुणनफल दिया है, तो लौसा, तो आप मौसा दिया है, उसके बाद संख्याओं का गुणनफल देख लीजिए, ए गुणे बी बराबर 3600 दिया, तो सीधे फार्मूला आपको पता है क्या होता है, यच गुणे यल बराबर ए गुणे बी, यानी कि मौसा गुणे लौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो मौसा दिया कितना 12, इसके जगह पर 12 रख दीजिए, गुणे यल रहने दीजिए, ए गुणे बी का मान दिया 3600, डायरेक्ट दोनों की जगह दिया है, तो यल बराबर क्या हो जाएगा, 12 को नीचे भेज दीजिए, तो 12 तिहाई 36 और 0 0 यानी 300, तो ये लौसा आ गया 300। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल यदि हम देखना चाहते हैं तो दो संख्या दिया है, दो संख्या 35 और 45 दिया है, का मौसा 5 दिया है, लौसा 36 गुणे ए दिया है, तो कह रहा है ए का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल तरीका से मौसा लिख लीजिए, लौसा लिख दीजिए जो दिया है 36 गुणे ए, और 35 तथा 45 का गुणनफल कर लीजिए पहले दोनों संख्या, 35 गुणे 4 45, तो फार्मूला आपको पता है क्या होता है, यच गुणे यल बराबर ए गुणे बी, तो यच का मान दिया है 5, यल का मान दिया है 36 गुणे ए, तो 36 गुणे ए का मान 35 दिया है, बी का मान 45 दिया है, उसके बाद क्या करेंगे, ए का मान निकालना तो एक वहीं छोड़ दीजिए और इन टोटल को नीचे ले चले जाइए, तो 35 गुणे 45 अब बटे आ जाएगा 5 गुणे 36, ये देखिए काट रहा हूँ 5, ये देखिए 5 से काट रहा हूँ, 5 9 45, ठीक, उसके बाद 9 7 63, 7 आ गया, फिर 7 5 35, तो बचा क्या, केवल 5, ए का मान कितना आ गया 5। अब आइए जरा होमवर्क देखते हैं। होमवर्क देखने से पहले आप इसको जरूर एक दो बार देख लेंगे, बहुत ही आसान टॉपिक है, जरूर प्रैक्टिस करिए, 100% ये दावा है कि आप कर लेंगे। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन पूछिएगा। निम्नलिखित भाज्य तथा निम्नतम विभाज्य संख्या का मौसा ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित भाज्य तथा निम्नतम अभाज्य संख्या का मौसा ज्ञात कीजिए। निम्नतम भाज्य तथा निम्नतम अभाज्य, तो भाई निम्नतम भाज्य क्या होता है, 4 होता है, और निम्नतम अभाज्य क्या होता है, 2 होता है। का मौसा लौसा पूछ रहा, अब ये 2 संख्या है, अब मुझे बताना नहीं, अब आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर जरा दूसरा देखते हैं। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके 120 144 का लौसा और मौसा ज्ञात करना। कितना आसान है, इसको गुणनखंड विधि वृक्ष करेंगे, गुणनखंड वृक्ष करेंगे, जो आएगा दोनों में लौसा के लिए क्या करते हैं, न्यूनतम देखते हैं, और मौसा के लिए न्यूनतम देखते हैं, और लौसा के लिए अधिकतम घात देखते हैं। आप जरूर वीडियो को पीछे बैक करके देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। 150 तथा 100 का मौसा 50 है, तो लौसा पूछ रहा है, तो मौसा गुणे लौसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल से निकालेंगे तो लौसा बराबर हो जाएगा दोनों का गुणा बटे इतना। कितना आसान तरीका है। तो इस तरीके से आपका होमवर्क है। तो ये टॉपिक आज का यहीं खत्म होता है। अब हमारा नया टॉपिक रहेगा इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 1.2। तो एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट का प्रश्नावली 1.2 अगले वीडियो में बनेगा। इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए, और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। साथ ही साथ सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन जरूर दबाया करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि वीडियो बड़े, देखिए मैथ्स है, मैथ्स में आपको वीडियो क्लियरिफिकेशन के लिए लाइव आना पड़ता है। लाइव मैं जल्द से जल्द आने वाला हूँ,
पहले आप इस तरीके से नोट्स, क्योंकि मैं लाइव आऊँगा तो आपको समझाते रहेंगे, हम बताते रहेंगे, नोट्स देने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट ऐसे नोट्स दे रहा हूँ तो आपको नोट्स भी मिल रहा है और आपको समझ में भी आ रहा है। वीडियो कंसंट्रेट होकर देखा करिए, लेकिन आप लोग क्या है, जल्दी जल्दी भगा करके देखने की कोशिश करते हैं। वीडियो को जहां तक हो बड़े हिसाब से रुक रुक करके थोड़ा थोड़ा देखा करिए और कंसंट्रेट होकर के एक बार वीडियो देखिए तो कम से कम बैठिए तो आप लगातार पढ़ते रहिए। लेकिन आप लोग क्या है कि देखेंगे आधा, उसके बाद बंद कर देंगे, तो 5 मिनट 10 मिनट में मैथ थोड़ी ना खत्म होगा। मैथ्स के लिए टाइम लगता है। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप जरूर वीडियो को कंसंट्रेट अंत तक देखा करिए, सब चीज क्लियर समझ में आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।